हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम सीजीपीएससी में। आज हम मई महीने का जो विकास परख है उसका टॉपिक आज देखने जा रहे हैं। उसमें जितने भी समसामयिकी इंपॉर्टेंट समसामयिकी है, इंपॉर्टेंट डाटा है, वो सब चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट डाटा है या तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और साथ में जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर कि जो छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण की इसमें बात की जा रही है। तो जो चालू वर्ष 2021 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य स्टार्ट हो गया है, और इसमें बताया गया है कि जो राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16,71,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। 16,71,000, ध्यान दीजिएगा, 16,71,000 इतना जो है मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। और बताया जा रहा है कि 2021 में जो तेंदुपत्ता संग्रहण दर है वो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। और राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगभग 13 लाख आदिवासी वनवासी संग्राहक के रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो संग्रहण कार्य का जो महीना है वो मई और जून में 2 माह के भीतर जो संग्रहण का है उसको 668 करोड़ रुपए की राशि के संग्रहण पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। ये 2 महीने में, मई और जून में जितना भी संग्रहण होगा उसके दौरान इतने राशि का भुगतान किया जाएगा सरकार के द्वारा। और इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी संग्रहणकर्ता या श्रमिक हैं उन लोगों के डायरेक्ट बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और इसमें बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा संग्रहण वाले ज़िले को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे संग्रहण वाला जो ज़िला है वह कौन सा है? बलरामपुर ज़िला। इसमें क्या है? 85,100 मानक बोरा सर्वाधिक विभागीय संग्रहण, मतलब सबसे ज़्यादा संग्रहण कहाँ किया गया है? तो बलरामपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा संग्रहण किया गया है। दूसरे नंबर पे आता है केशकाल जिला यूनियन में किया गया है 34,600 मानक बोरा। और तीसरे नंबर पे आता है केशकाल जिला। इस केशकाल ज़िले में 22,600 मानक बोरा। और चौथे नंबर पे आता है यहाँ जगदलपुर में 22,100 मानक बोरा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया? तो सबसे ज़्यादा हो गया बलरामपुर। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि तेंदुपत्ता संग्रहण का सबसे ज़्यादा, तो सर्वाधिक में बलरामपुर आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि कुदरगढ़ का मंदिर जिसको बोला जाता है कुदरगढ़ी मैया। तो ये जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िला है, ये सूरजपुर ज़िला के ओड़गी ब्लॉक से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यह कुदरगढ़ वन में शक्तिपीठ है, जिसको माँ बागेश्वरी के नाम से जानते हैं। माँ बागेश्वरी का बाल रूप यहाँ है, और यह एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कुदरगढ़ी देवी बोलते हैं। यहाँ पूरा सूरजपुर जिला साइड या कोरिया इधर पे जहाँ भी नाम है तो वहाँ कुदरगढ़ी देवी के नाम से ये फेमस है। और ये क्या है कि घने जंगलों में 1500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है देवी माँ का जो स्थल है वो। और ये जो मंदिर है, ये कुदरगढ़ी देवी का महत्व सरगुजा अंचल के काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ जाते हैं। और जो यहाँ एक माँ बागेश्वरी देवी लोक न्यास ट्रस्ट भी बना हुआ है, जिसके द्वारा हर चीज़ें कराई जाती है। मेला भी लगता है। इन्हीं लोगों के माध्यम से रख रखाव में भी बहुत योगदान है। और अगर हम लोग मेला की बात कर लें कि परीक्षा में पूछा जाता है, तो कुदरगढ़ी मेला का आयोजन हर वर्ष चैत्र नवरात्र में किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ माँ कुदरगढ़ी के दर्शन करने भी आते हैं। और घने जंगल के बीच मंदिर के आसपास चहलकदमी और मेले में लगे झूले और आसपास की हरियाली का संगम देखने लायक रहता है। वहाँ बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरगुजा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर से भी भक्तों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है ये कुदरगढ़ में। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण सभी देवी देवता स्थलों को अभी बंद कर दिया गया है, ताकि कोविड-19 का प्रभाव ज़्यादा फैल ना पाए। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं तो सम्मान और पुरस्कार। ये सम्मान पुरस्कार में हम लोग देखते हैं तो आज पंचायत को, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में जितने भी पंचायती राज से रिलेटेड हैं संस्थाओं को, मतलब कुल टोटल 12 को इनाम दिया गया है। तो राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में हम लोग देख लेते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया ये सब चीज़ों को डायरेक्ट, मतलब जो भी है पंचायत विजेता रहा है उसको क्या है, डायरेक्ट उनके खाते में वो राशि को अंतरित कर दिया गया है। क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि
डायरेक्ट कोई सभा सम्मेलन नहीं हो सकता, इसलिए वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया था। लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है, दूसरा वर्ष ऐसा हो रहा है जब पंचायती राज संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं। वो भी इस बार 12 पुरस्कारों से नवाजा गया है। 2020 की अगर हम लोग बात करें तो एक ई पंचायत पुरस्कार और 11 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। उससे पहले 2019 की अगर बात करें तो 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। और उसी के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है कि प्रदेश में जो पंचायतों में आईसीटी, जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इस चीज़ों पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ग्राम पंचायतों में। तो इसके इस्तेमाल के बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। 3 अलग अलग वर्गों में दिए गए इस पुरस्कार में जो छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग में असम के साथ, ध्यान दीजिएगा, असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये ई पंचायत में इस बार। और उसी तरीके से हम लोग आगे जब देखते हैं तो कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद, तिल्दा, सरगुजा, मतलब ऐसे करके पूरे यहाँ नाम दिए गए हैं जिन लोगों को पुरस्कार मिला है। तो हम लोग एक एक करके इन लोगों को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कोंडागांव जिला पंचायत जो है, गरियाबंद और तिल्दा हो गया का जनपद पंचायत, सरगुजा जिले का जो अंबिकापुर विकास खंड के सरगावा और लुंड्रा जो विकास खंड के रीरी जगह है, और बालोद जिले के गुंडरदही विकास खंड के महूद, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहार विकास खंड के महार टोला, रायपुर जिले का देखेंगे तो आरंग विकास खंड के बैहार ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय जो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है वो दिया गया है। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत बीजापुर के जो भोपालपट्टनम है, भोपालपट्टनम से थोड़ा दूरी पर है गोटाईगुड़ा, तो ये जो गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत है उसी को मिला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है वो बीजापुर के भोपालपट्टनम विकास खंड के जो दूरस्थ अंचल वहीं थोड़े पास में जगह है जिसको बोला जाता है गोटाईगुड़ा। ये गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सम्मान पुरस्कार मिला है। उसी तरीके से रायपुर जो जिला है, तो रायपुर जिले के अभनपुर विकास खंड में नवा गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। उसके साथ ही साथ आरंग विकास खंड के जो बैहार ग्राम पंचायत को विकास योजना पुरस्कार दिया गया है। और कोंडागांव को मिला है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। ये पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है। इसमें क्या है कि हर वर्ष देखा जाता है कि कौन उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। तो जिला पंचायत जो कोंडागांव है, कोंडागांव को उत्कृष्ट कार्य हेतु 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2021 के लिए घोषणा की गई है। उसी तरीके से रायपुर जिले में मिला 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे तिल्दा ब्लॉक में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, आरंग विकास खंड का जो ग्राम पंचायत बैहार है उसको मिला है सशक्तिकरण पुरस्कार, लेकिन कैटेगरी क्या है, ई गवर्नेंस कैटेगरी के लिए चयनित किया गया है। और जो आरंग विकास खंड का फिर से बैहार को चयनित किया गया वो क्या है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पुरस्कार 2021 के लिए। फिर अबनपुर विकास खंड के अंतर्गत ही देखेंगे तो नावा गांव को राष्ट्रीय बाल चित्र पंचायत पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया है। तो तिल्दा ब्लॉक को जो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है वो क्या है कि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए उसको दिया गया है पुरस्कार, क्योंकि वो उस भूमिका को अच्छे से निभाया। उसी तरीके से ग्राम पंचायत जो नावा गांव को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, तो क्यों दिया गया है, तो प्राथमिक और मिडिल स्कूल परिसर में बेहतर वातावरण बनाना, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी संवारने के कारण बाल मित्र पंचायत पुरस्कार दिया गया है नावा गाँव को। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पास भी बताया गया कि दूसरा पुरस्कार उसी के बारे में आप पास डिटेल से बताई गई है कि जैसे असम के पास फर्स्ट कैटेगरी में असम के साथ साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान इसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष पंचायत पुरस्कार दिया जाता है ताकि लोगों में कंपटीशन की भावना और अच्छे से अच्छे मतलब ग्रोथ करें आईसीटी के माध्यम से। तो बहुत सारे एप्लीकेशन से लेके बहुत सारे तकनीकें, सूचना एवं प्रसार, बहुत सारे ऐसे तकनीक हैं जिन लोगों को शासकीय कार्यक्रम योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को।
उसी तरीके से 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, ध्यान दीजिएगा, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत फरवरी माह में इन अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद यह राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के लिए चयन किया गया था, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरगुजा जिले के रघुनाथपुर, लुंड्रा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है रघुनाथपुर और लुंड्रा, उसको मिला है। रायपुर का मंदिर हसौद जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको मिला है। फिर जांजगीर चांपा का राहोद है, जांजगीर चांपा में राहोद है, उसको मिला है। महासमुंद का पटेवा, उसको मिला है। कोरिया का खड़गवा, उसको मिला है। बेमेतरा का देवर बीजा। और उसके बाद ये जो 7 हैं, इन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। सरगुजा में 2 हैं, रघुनाथपुर और लुंड्रा। रायपुर में मंदिर हसौद, जांजगीर चांपा में राहोद, महासमुंद में पटेवा, कोरिया में खड़गवा और बेमेतरा में देवर बीजा। तो ये जो 7 हैं, इन लोगों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान इसमें मिला है। राज्य के 3,391 विचारों का चयन मानक अवार्ड के लिए किया गया था। तो इसे कौन दिया? भारत सरकार के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों के मूल विचार एवं नवाचारों के नामांकन के लिए छत्तीसगढ़ को देश के तृतीय सर्वश्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। ये क्या है कि विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में मूल जो विचारों एवं नवाचारों हेतु भेजे गए कुल 55,565 नामांकन में से 3,391 विचारों एवं नवाचारों का चयन मानक अवार्ड के लिए किया गया है। तो ये क्या है कि विज्ञान एवं नवाचार से जितने रिलेटेड है सामाजिक उपयोगों से, वो सब चीज़ों के लिए ये किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो सकें और उन लोग के रचनात्मक और जो सोच है उसके बारे में बढ़ावा मिल सके। वो सब चीज़ों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। सेल ने कैश कनेक्शन प्रोडक्शन का बनाया रिकॉर्ड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कहा जाता है सेल, ने वित्त वर्ष 2020-21 में चौथी तिमाही के दौरान उत्पादन और बिक्रियों दोनों में अब तक के किसी भी एक तिमाही के उत्पादन का नया रिकॉर्ड स्थापित करने में कामयाब रहा है। 2020-21 के दौरान बाजार में अस्थिरता के बावजूद भी, मतलब जो अस्थिरता बनी हुई है उसके बावजूद भी, जिसके कारण अब तक की सर्वाधिक वार्षिक बिक्रियां 14.87 मिलियन टन दर्ज की गई है, जो कि वित्त वर्ष 19-20 के दौरान 14.23 मिलियन टन बिक्री, मतलब कि 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि 14.87 मिलियन टन इस बार दर्ज किया गया है, जो रिकॉर्ड के तौर पे बन गया है। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, दूती चंद्र को किया जाएगा सम्मानित। तो ये भारत की महिला धाविका जकार्ता एशिया खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली दूती चंद्र, जिसको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो दूती चंद्र को। कोरोना महामारी के कारण इस अवार्ड को 14 अप्रैल को वर्चुअल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए ये पुरस्कार को सम्मानित करती है। नीसू सिंह, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की नीसू सिंह ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत जो है माउंट किलिमंजारो 5,685 मीटर ऊंची चोटी पे तिरंगा लहराया, नाम रोशन किया। ये कहाँ की हैं? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की हैं नीसू सिंह। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के चित्रसेन साहू भी कर चुके हैं ये कमाल।
ध्यान दीजिएगा कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले चित्रसेन साहू ने भी अफ्रीका के जो किलीमंजारो में, जिसकी ऊंचाई है 5,685 मीटर ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, इस पे तिरंगा लहराया था 2 साल पहले 23 सितंबर को। योजना की बात हम लोग कुछ कर लेते हैं इसमें जो दिया हुआ है, तो योजना देखते हैं तो जिले के समग्र विकास की कार्य योजना चलाई जा रही है। टाटा ट्रस्ट के अनुषंगी एजेंसी TRIF के द्वारा जिले के समग्र विकास हेतु एक बेहतर कार्य योजना बनाई जाएगी जो मूलतः 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष योजनाओं पर आधारित होगी। उल्लेखनीय कि नीति आयोग द्वारा टाटा ट्रस्ट को देश के आकांक्षी जिलों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, कौशल विकास, सड़क, भवन निर्माण आदि चीज़ों के लिए उस ट्रस्ट को जोड़ा गया है। अबुझमाड़ को अब मिलेगी योजना का लाभ। अबुझमाड़ क्षेत्र के 237 ग्राम और जो नारायणपुर ब्लॉक का 9 असर्वेक्षित जो गांवों के किसानों को अब शासन की विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों का लाभ प्रारंभिक अभिलेख एवं मसाहती खसरा को आधार मानकर दिया जाएगा। अबुझमाड़ एवं नारायणपुर के असर्वेक्षित गांव के किसानों को लाभान्वित किए जाने के सैद्धांतिक सहमति शासन द्वारा दे दी गई है। अब क्या होगा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के असर्वेक्षित गांवों में से वर्तमान में जिन ग्रामों में कब्जे के सत्यापन के आधार पर प्रारंभिक या अस्थायी भू अभिलेख अथवा मसाहती खसरा तैयार किया जा चुका है, उसे अनुमोदन के लिए आयुक्त भू अभिलेख को प्रेषित करने के साथ ही भूइयां पोर्टल में कब्जेदार की प्रविष्टि की जानकारी दर्ज करने के लिए निर्देश कलेक्टर नारायणपुर को दिए गए हैं, ताकि वैध जो कब्जेदार हैं उन लोग को मनरेगा, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये सब जितने भी योजनाएं हैं उन लोग से डायरेक्ट उन लोगों लाभान्वित हो सके, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे जो भी चीज़ें, उन सब चीज़ों से वह लाभान्वित हो सके। तो अबुझमाड़ क्षेत्र के 237 और नारायणपुर ब्लॉक के 9 गाँव, ध्यान दीजिएगा, इतने गाँवों को सास के तौर पर योजना का लाभ मिल सके, इसलिए ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है। हमर जंगल हमर ज़मीन योजना, इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा कोहकामेटा ग्राम, ध्यान दीजिएगा, कोहकामेटा ग्राम पंचायत के समीप लगभग 200 एकड़ भूमि को एक चक बनाकर किसानों को बेहतर खेती किसानी के लिए सौंपा जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा सिंचाई हेतु पानी, फेसिंग, भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण सहित उन्नत किस्मों के खाद, बीज, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी और सभी को कृषि के जरिए अधिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी। अलग अलग प्रकार के खेती यहाँ किए जाएंगे जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। राजीव गांधी सर्व जल योजना, इसके तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राजीव गांधी एवं जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था की सुदृढ़ किया जा रहा है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि कृषि, वन, खनिज, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय चिड़ियाघर दिवस के अवसर पे सभी चिड़ियाघरों के बारे में बताया गया है विकास परक में। तो राज्य के वन मंडल बिलासपुर के अंतर्गत कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन में 8 अप्रैल को कोविड-19 के मानक का पालन करते हुए राष्ट्रीय चिड़ियाघर दिवस मनाया गया। तो ये जो बिलासपुर में कानन पेंडारी है उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग रायपुर से। नंदनवन चिड़ियाघर उद्यान रायपुर। नंदनवन एक प्राकृतिक केंद्र है जो रायपुर शहर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह उद्यान सौंदर्य से भरपूर है, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। यह लगभग 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रायपुर वन विभाग के जो वन्य जीव प्रभाग द्वारा विकसित खारून नदी के किनारे एक सुंदर उद्यान है। यह आवारा जंगली जानवरों को आश्रय प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। एक चिड़ियाघर है और साथ ही साथ शेर, पैंथर, जंगली बिल्ली, हिरण, ये सब जानवर भी वहाँ पाए जाते हैं। यह एक जैविक उद्यान भी है जिसमें आम वानिकी पौधे हैं। इसमें एक छोटा चिड़ियाघर है। ऐसे व्यवस्थित है रायपुर में नंदनवन चिड़ियाघर। उस मैत्री बाग,
यह भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक चिड़ियाघर है, बच्चों के लिए बाग है, झूले वूले लगे हुए हैं और बहुत बड़े एरिया में है। यहाँ क्या विदेशी जानवर भी हैं, एवियन प्रजाति के, झील या टायर ट्रेन, जिसमें कृत्रिम झील भी बनाया गया है, जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन का दृश्य भी होता है, जहाँ पानी के साथ संगीत चलते हैं। ऐसे बहुत यहाँ भीड़ भी होता है, लोग जाते हैं म्यूजिकल फाउंटेन को देखने और साथ में बोटिंग करने। यहाँ सफ़ेद बाघ भी पाया जाता है यहाँ के चिड़ियाघर में, जो मैत्री बाघ है। उसके बाद 8 अप्रैल को मनाया गया था, वो मनाया गया था यहाँ कानन पेंडारी बिलासपुर शहर में, यहाँ मनाया गया था। यह चिड़ियाघर भी प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, मुंगेली रोड पे है, बिलासपुर से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है, सकरी के आसपास। और सिटी बस भी यहाँ से चलता है, बिलासपुर सिटी बस लिमिटेड द्वारा यात्री यहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि राजीव गांधी जलाशय खुड़िया बांध, ये आप लोगों को दिख रहा होगा चित्र में, राजीव गांधी जो जलाशय है खुड़िया बांध है। एक ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीणों को निस्तार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई बांधों एवं जलाशय के कमांड एरिया के गाँवों के तालाबों को भरे जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। मतलब ये जो बांध है और जलाशय के कमांड एरिया के गाँव के तालाबों को भरने की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी है। तो ये जल संसाधन विभाग द्वारा मुंगेली जिले के 88 गांव में स्थित 112 तालाबों का जल भराव के लिए राजीव गांधी जलाशय जो खुड़िया बांध से नहरों के द्वारा पानी छोड़कर उसे भरा जाएगा। खुड़िया बांध, राजीव गांधी जलाशय। 60 साल के कछुए की एसाइटिस से मौत। टमटोरा वन परिसर में 60 साल के मादा कछुए की मौत हो गई है। और कारण बताया जा रहा है कि एसाइटिस बीमारी एक होती है जिसके कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई। 2018 में सारंगगढ़ के हाड़ाबंद तालाब से रेस्क्यू कर मादा कछुए को टमटोरा वन परिसर के तालाब में रखा गया था। यह सॉफ्ट सेल इंडियन टर्टल प्रजाति की थी। इसकी उम्र लगभग बताई जा रही कि 150 साल के करीब थी, लेकिन एसाइटिस बीमारी के कारण जो है वो मादा कछुए की मौत हो गई। इसमें लिवर कैंसर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या किडनी जैसी अन्य बीमारियों की वजह से पेट में पेल योली या पानी की तरह तरल पदार्थ जमा होने के कारण होती है, जिसे क्या कहा जाता है, एसाइटिस कहा जाता है इस बीमारी को। कि मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके कारण कि उन लोग के पेट में पेल येलो बोलते हैं या फिर पानी की तरह बोला जाता है, एक तरल पदार्थ होता है वह जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मछली कैच कल्चर। तो शिवनाथ नदी पे निर्मित जो मोंगरा बैराज है, इसमें ध्यान दीजिए रुपए की लागत से मछली कैच कल्चर किया जा रहा है। नवीनतम तकनीक से मछली पालन के लिए इस तकनीक से किसानों और मत्स्य पालकों को लाभ मिलेगा, जो कैच कल्चर है उसके माध्यम से। डैम के बीच में 96 कैच लगाए गए हैं, जहां एक ही स्थान पे फंगासियस और तिलापिया जो प्रजाति की मछली है उसको व्यापक पैमाने पे मत्स्य पालन उससे किया जा रहा है। 4x8 मीटर के कैच 20 फीट तक की गहराई में जाल लगा होता है। शासन की योजना के तहत संचालित जो केज कल्चर जिला प्रशासन एवं मत्स्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि इस विधि के द्वारा तो अधिक संख्या में मत्स्य पालन होता है और इसमें 5000 अगर फिंगलिंग डाला गया था तो 6-7 महीने के अंदर एक फसल पूरी हो जाती है। इस हिसाब से 10 दिनों में केज खाली करेंगे। लगभग 4000 मछली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 192 क्विंटल उत्पादन होगा यहाँ शिवनाथ नदी में जो मोंगरा बैराज है वहाँ। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं लघु वनोपज संग्रहण वर्ष 2020-21 में 3 करोड़ मानव दिवस का रोजगार दिया गया है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि संग्रहण और प्रसंस्करण दोनों कार्यों के लिए लोगों को 3 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध हुआ है। इसमें लघु जो वनोपज संग्रहण सहित आदिवासी जो वनवासी को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 600 करोड़ रुपए की राशि पारिश्रमिक का वितरण किया गया है। मतलब इसी तरीके से अगर वितरित पारिश्रमिक की बात करें तो तेंदुपत्ता संग्रहण में 400 करोड़ रुपए, तेंदुपत्ता उपचारण एवं जो गोदामीकरण है उसमें 40 करोड़ रुपए की राशि शामिल
की गई है। और जो उनके मुख्य संचालक हैं, प्रबंधक हैं, उन्होंने बताया है कि 140 करोड़ रुपए जो है वो लघु वनोपज संग्रहण के लिए और लघु वनोपज जो उपचारण एवं गोदामीकरण है उसके लिए 14 करोड़ रुपए पारिश्रमिक दिया गया है। और अगर राज्य की हम लोग बात करें तो राज्य में वर्तमान में 52 जो है वो लघु वनोपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य से किया जा रहा है। 52, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में कितने जो लघु वनोपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य से की जा रही है, तो 52। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से गोठान गाँवों के से निकल रहा है सुगंध हल्दी तेल। तो देखते हैं कैसे निकल रहा है। तो कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, ध्यान दीजिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया द्वारा हल्दी के उन्नत प्रजाति रोमा रश्मि BSR2 का रोपण वर्ष 2020-21 में किया गया था। हल्दी फसल में जब फरवरी मार्च माह में पत्तियां सूख जाती है तब सूखी पत्तियों की कटाई कर भाप आश्वासन संयंत्र द्वारा संगंध, ध्यान दीजिएगा, सुगंध हल्दी तेल निकाला जाता है। अगर वर्तमान में बात करें कि हल्दी तेल का जो उपयोग है तो हल्दी तेल का उपयोग हस्त निर्मित साबुन में किया जाता है। 15 मिली की बोतल पैकिंग में उपयोग इसका किया जाता है। इसी के माध्यम से वितरण किया जाता है। हल्दी तेल मिलाकर बॉडी ऑयल के रूप में किसान उत्पादन संगठन के कृषकों द्वारा KVK कोरिया के तकनीकी मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन के सहयोग से वितरित किया जाता है इस हल्दी तेल को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जसपुर ज़िले में कृषि के विकास की अपार संभावनाएं हैं। भविष्य में जसपुर एग्रो टूरिज्म के लिए जाना जाएगा। यहाँ की जलवायु विभिन्न फसलों चाय, कॉफ़ी, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, चीकू उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसलिए जसपुर को क्या कहा जा रहा है कि भविष्य में एक एग्रो टूरिज्म रहेगा। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं आगे, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि जो वनांचल में प्रिंट रिंच में शिक्षा जारी किया जाएगा। वर्तमान में जो कोरोना है वह वैश्विक महामारी के कारण स्कूल बंद है। ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा बच्चों की शिक्षा को अनवरत जारी रखने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें प्रिंट रिंच वातावरण, सहायक शिक्षण सामग्री, अंगनामा शिक्षा, स्थानीय भाषाओं में ये सब जो हैं ये सामग्री निर्माण आदि विभिन्न से बच्चों को शिक्षा देने की मुहिम जारी की जा रही है। इस कड़ी में दक्षिण जो बस्तर है, दंतेवाड़ा जिले के गांव-गांव में प्रिंट रिच वातावरण तैयार कर हर गली मोहल्ला के वॉल पेंटिंग कर शिक्षा की मुहिम चलाई जा रही है, जो बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मददगार साबित हो रही है। पढ़ाई की कड़ी को पूरा जोड़ने और बुनियादी शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गली मोहल्ला गांव में प्रिंट रिच वातावरण तैयार किए जाने हेतु विभिन्न जिलों में पत्र जारी किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो NIT में पहला इंक्यूबेशन सेंटर, तो जो रायपुर का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है रायपुर में NIT, वह क्या है कि पहला निधि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण जो है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को इनोवेशन एवं इंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स का मदद करना। ये जो इंक्यूबेशन सेंटर का लक्ष्य 5 साल की अवधि में 70 नए वेंचर्स का प्रवेश कराना है। साथ ही साथ 60 स्टार्टअप को निधि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन के तहत फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जो है नवाचार और नई तकनीकी विकास की जाएगी और साथ में विभिन्न सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके थ्रू लोगों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि राज्य में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों की संख्या 9। तो राज्य में बीते 2 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को जनमुखी बनाने के दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का कारगर प्रयास किए गए हैं। इसके चलते राज्य की जो स्वास्थ्यगत अधोसंरचना में बढ़ोतरी होने के साथ साथ स्वास्थ्य अमले में भी वृद्धि हुई है, ऐसा बताया गया है। बीते 2 सालों में राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई है। जिला चिकित्सालयों की संख्या 26 से बढ़कर 28 हो गई है। सिविल अस्पताल हैं उसकी संख्या 19 से बढ़कर 20 हो गई है। और बीते 2 सालों में 50 बिस्तर वाले 15 तथा 100 बिस्तर वाले 6 MCH हॉस्पिटल स्थापित किए गए हैं।
साथ में इस अवधि में बताए गए हैं कि 6 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है खेल। तो जो छत्तीसगढ़ का खेल विकास प्राधिकरण है, इसकी बात कर लेते हैं। को कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई थी। जो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण है, उसकी कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में खेल विकास प्राधिकरण के संचालन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य खेल जो प्रशिक्षण केंद्र है बहतराई बिलासपुर में भारत सरकार के खेलो इंडिया योजना अंतर्गत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत हॉकी, तीरंदाजी एवं एथलेटिक खेल के लिए स्वीकृति खेल अकादमी संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे वह SECL बिलासपुर द्वारा CSR मध्य से किए जाने के संबंध जारी की गई है। रायपुर के हॉकी, तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स खेल की आवासीय खेल अकादमी एवं राज्य प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में बालिकाओं के आवासीय कबड्डी अकादमी प्रारंभ करने के लिए उद्योगों के साथ समन्वय बनाने के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। नारायणपुर में अगर हम लोग देखें तो मलखम अकादमी और कोरबा में खेल अकादमी प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित है। नारायणपुर में मलखम अकादमी और कोरबा में खेल अकादमी प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारायणपुर में मलखम अकादमी और कोरबा में खेल अकादमी। यहाँ हम लोग देखते हैं पंडवानी ये तो पूरे विश्व में फेमस हैं। तीजन बाई, इनको कौन नहीं जानता। ये तीजन बाई 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका तीजन बाई का जन्म हुआ था। 24 अप्रैल 1956 को। छत्तीसगढ़ की प्राचीन पंडवानी कला को बढ़ाने में तीजन बाई का विशेष योगदान। ये सभी को पता है कि तीजन बाई को पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार माना जाता है। उनका जन्म भिलाई के एक गांव गनियारी में हुआ था। तीजन के जो नाना थे ब्रजलाल ने उन्हें प्राचीन पंडवानी कला की ओर प्रेरित किया था। वे बचपन में तीजन बाई की महाभारत की कहानी गाकर सुनाते थे। धीरे धीरे कहानी तीजन बाई को याद हो गई। बाद में उनकी प्रतिभा को देखकर उमंद सिंह देशमुख ने उन्हें पंडवानी कला का प्रशिक्षण दिया। तो अगर कभी पूछा जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उमेंद्र सिंह देशमुख, इन्होंने पंडवानी कला का प्रशिक्षण किसे दिया? तीजन बाई को दिया। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो तीजन बाई महज 13 साल की उम्र में ही पहला मंच प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया था और धीरे धीरे करके वो इतना फेमस हो गई। और ये क्या है कि उस समय कोई भी महिला खड़े होकर पंडवानी नहीं गाती थी, वे हमेशा बैठकर पंडवानी गाया करती थी। इसे वेदमती शैली कहा जाता है, जबकि पुरुष खड़े होकर कपालिक शैली में गाते थे। तो मतलब अगर बैठ के गा रहे हैं तो वेदमती शैली होता है और खड़े होकर गा रहे हैं तो कपालिक शैली होता है। डिलीट की मानव उपाधि। तीजन बाई को ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन उनकी उपलब्धि को देखते हुए बिलासपुर केंद्रीय विद्यालय द्वारा उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा तीजन बाई को कला के क्षेत्र में 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1995 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। 2007 में नित्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है। तीजन बाई अब अपनी कला के लिए जानी जाती हैं, लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है और कई लड़कियां उनके थ्रू प्रशिक्षण भी ले रही हैं पंडवानी का। उसके आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ राज्य की जो पहली सोशल मीडिया साइट बनी है, जो कि अभी बहुत ही फेमस है, लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसका नाम है काकरथस.com। ये छत्तीसगढ़ के 2 लड़कों के द्वारा बनाया गया है। युवा इंजीनियर हैं जो अंबिकापुर का ऋषभ जायसवाल, जो अपने साथी के साथ मिलकर फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ही राज्य की पहली सोशल मीडिया साइट काकरथस.com बनाया है। इसमें बहुत से लोग अपने अकाउंट बना रहे हैं। ये जब कोरोना वायरस का प्रभाव था पूरे विश्व में, उस समय इन लोगों ने उस टाइम का सदुपयोग किया और साथ में लोग डिस्कस करने के बाद यह सोशल साइट बनाया जिसका नाम है काकरथस.com।
यहाँ छत्तीसगढ़ में 14 लाख अंत्योदय राशन कार्ड में 72 लाख सदस्य। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए आर्थिक स्थिति को आधार मानते हुए सबसे कमजोर तबके को पहले टीका उपलब्ध कराने का फैसला किया है। निर्णय के तहत जिसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार भी अभी हुआ। तो इसमें क्या है कि जो राज्य के कुल अंत्योदय की बात करें तो 14 लाख से अधिक जो है वो अंत्योदय कार्डधारी परिवार हैं, जिसमें लगभग 42 लाख से अधिक सदस्य हैं। और माना जा रहा है कि इसमें 19 से 20 लाख जो लोग हैं वो 18 से 44 आयु वर्ग के बीच में आते हैं। इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी नियम लाया गया था कि जो गरीब तबके के हैं उन्हें पहले वो वैक्सीन का लाभ मिलेगा। यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो रायगढ़ में राशन कार्ड की संख्या है 95,401 राशन कार्ड। और वहीं जो इसमें सदस्य हैं वो सदस्य हैं 2,65,500 सदस्य हैं। और अगर हम लोग कुल राशन कार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं उसके बाद पूरे राशन कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पर कुल राशन कार्ड हम लोग पहले कुल राशन कार्ड को देखते हैं, उसके बाद अलग अलग देखेंगे। तो जो कुल राशन कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो 67,90,987 राशन कार्ड हैं जारी किए गए हैं। और उसमें जो सदस्य हैं वो 2,51,46,424 सदस्य हैं। अगर उसी के अंतर्गत हम लोग अंत्योदय कार्ड की बात करें तो 14,06,120। निराश्रित कार्ड की बात करें तो 38,548। उसी तरीके से निःशक्त जन कार्ड की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पास आप लोग ऊपर में देख सकते हैं कि 10,843। प्राथमिकता कार्ड की बात करें हम लोग तो 43,61,758। और अगर अन्नपूर्णा कार्ड की बात करें तो 6,087। APL सामान्य परिवार की अगर हम लोग बात करें तो 9,56,686 है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने अभी देखा है वो कहाँ का देखा है तो रायगढ़ का देखा है। रायगढ़ वाला क्षेत्र 95,401 जो है वो राशन कार्ड अंत्योदय वाले का है। और सदस्यों की संख्या कितनी है तो लगभग 2,65,500। अगर हम लोग सबसे कम की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए नारायणपुर। ये जो नारायणपुर में 16,541 अंत्योदय कार्ड है, जिसके तहत सदस्यों की संख्या देखी जाए तो 57,072 जो है वो सदस्यों की संख्या है। तो सबसे कम में आएगा नारायणपुर और सबसे ज़्यादा में आएगा रायगढ़। उसी तरीके से हम लोग खेल का देख लेते हैं। तो जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप है उसमें जो विनेश फोगट हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये भारतीय पहलवान है विनेश फोगट जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ताइपे की मेंग सुआन हसिंग को हराकर यह पदक जीता है। विनेश ने इससे पहले 4 कांस्य और 3 रजत पदक जीते थे। उनका तीसरा स्वर्ण पदक है, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में यह पहला स्वर्ण पदक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब पुरस्कार की बात करें तो रजनीकांत को कौन नहीं जानता। ये रजनीकांत जो सुपरस्टार है उनको कौन सा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रजनीकांत का जन्म जो है शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1975 में अपूर्व रंगाई से की थी। रजनीकांत जो है 160 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, सुपरस्टार है जो चाहे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, हिंदी सभी में काम कर चुके हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण भी 2000 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। और अभी उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है जिसे कहा जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसे 1969 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के की याद में की जाती है, जिन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता था। उन्हें भारत का पहला फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 का निर्देशन किया।
तो कौन? ढूंढी राज गोविंद फाल्के की याद में किया जाता है, जिन्हें दादा साहेब फाल्के कहा जाता था। नियुक्ति की बात करें तो सुशील चंद्रा जो है वो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार अपना संभालेंगे 13 अप्रैल 1921 से। उन्होंने अरोड़ा का स्थान लिया। देखिए नाम सेम टाइप से है इसलिए गलती ना हो। सुनील अरोड़ा जी का स्थान लिया है किसने? सुशील चंद्रा ने। तो सुनील अरोड़ा जी के जगह पे सुशील चंद्रा जो होंगे वो 24वें नंबर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 24वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। इनके अगर भारतीय जो निर्वाचन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के चुनाव को आयोजित करते हैं और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई है। व्यक्तित्व की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो जो न्यायमूर्ति NV रमना, ये जो न्यायमूर्ति हैं MB रमना, जिनका पूरा नाम है नूतलपति वेंकट रमन, ये सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश हैं। ये 8 साल सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे थे। उसके बाद उन्हें 24 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद दिया गया। इनका जन्म की अगर बात करें तो 27 अगस्त 1957 को हुआ था और उनके बारे में यहाँ बताया गया है। और उसके बाद वे क्या है 17 फरवरी 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। उसके बाद अभी 24 अप्रैल को क्या बने तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसी तरीके से नंबी नारायण, तो ये जो नंबी नारायण है तो हाल ही में जो रॉकेटरी, ध्यान दीजिएगा, रॉकेटरी नाम की एक फिल्म ट्रेलर जारी की जा रही है। यह फिल्म जो है वो S नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो नंबी नारायण है वो कौन है, तो ये इसरो के एक वैज्ञानिक हैं। उन पर 1994 में जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसके कारण वो काफ़ी संघर्ष किया और भारत सरकार ने 2019 में पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। यह क्या है, इसरो के विकास इंजन के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था। तो जो नंबी नारायण थे इसरो में क्रायोजेनिक डिवीज़न के इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे। तो 1994 में उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 1996 में केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो ने उन पर लगे आरोपों को खारिज भी कर दिया, लेकिन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष नहीं करार किया गया। नोरा अल मात्रोसी, इनको जानना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि UAE की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इन्हें नामित किया गया है, नोरा अल मात्रोसी को। यह नोरा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली अरब महिला है। हालांकि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली मुस्लिम महिला अनुसे रायसन थी। ध्यान दीजिएगा, अगर मुस्लिम महिला की अगर ऐसे बात करें तो अनुसे रायसन थी, लेकिन अरब महिला, पहली अरब महिला UAE की, तो ध्यान दीजिएगा वो कौन है, नोरा अल मात्रोसी। और जो ये अनुसे रायसन जो थी पहली मुस्लिम महिला, वो कहाँ की थी, ईरानी महिला थी। और ये कहाँ की है, अरब की हैं, नोरा अल मात्रोसी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये करेंसी चेस्ट है। ये करेंसी चेस्ट आखिर होता क्या है, तो एक करेंसी चेस्ट जो है वो ऐसी जगह है जहां RBI बैंकों और ATM के लिए भेजे जाने वाले पैसे को रखता है। तो एक आखिर होता क्या है, तो ये विभिन्न बैंकों में स्थित होता है जो RBI के द्वारा चलाया जाता है। करेंसी चेस्ट ऐसी जगह होती है जहां RBI ATM और बैंकों के लिए पैसा जमा करता है। और क्या है, RBI के जो प्रतिनिधि और समय समय पर ये करेंसी चेस्ट का निरीक्षण करते हैं। अगर ये करेंसी चेस्ट को अगर डायरेक्ट बोला जाए तो ये RBI के पैसे को रखता है। स्ट्रांग रूम में करेंसी चेस्ट के अलावा जो बाहर पैसा रखा होता है वही बस बैंकों का होता है। बाकी स्ट्रांग रूम में जो करेंसी चेस्ट के अंदर रखा हुआ है वो किसका होगा, वो RBI का होगा और RBI के निर्देश के अनुसार ही उसका उपयोग किया जाएगा। जब भी RBI नए करेंसी नोट छापता है तो सबसे पहले इन करेंसी को करेंसी चेस्ट में पहुंचाता है। करेंसी चेस्ट रखने वाले बैंक फिर उन्हें अन्य बैंकों में वितरित करते हैं जब RBI उन्हें निर्देशित करता है। तो
भारत में मुद्रा कैसे वितरित की जाती है? तो भारत में आरबीआई के 31 कार्यालय हैं। जब नई मुद्राएं छपती है तो आरबीआई इन्हें इन कार्यालयों में भेजता है। फिर ये कार्यालय नोट को करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्के डिपो में भेजते हैं। देश में 4075 करेंसी चेस्ट हैं, अलग अलग बैंकों में, अलग अलग जगहों पे। लगभग 3746 बैंक छोटे सिक्के डिपो के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग एक और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, कि जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि स्टार्टअप जो है उनको प्रोटोटाइप विकास, साथ में रूफ ऑफ कंसेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कहा जाए तो उन लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही स्टार्टअप इंडिया की ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है वो चलाई जा रही है। इसके तहत जो है स्टार्टअप इंडिया फंड योजना, यह योजना अगले 4 वर्षों में स्टार्टअप को 945 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। यह योजना 300 इंक्यूबेटरों के माध्यम से 3600 से अधिक स्टार्टअप को समर्थन करेगी। यह योजना टियर 2, टियर 3 शहरों में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। इन शहरों में स्टार्टअप अक्सर फंडिंग से वंचित रह जाते हैं। तो टियर 1 और टियर 2 टियर 2 और टियर 3 शहरों को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। सीड फंड वे फंड होते हैं जो किसी निवेश की शुरुआत के दौरान प्रदान या उपयोग किए जाते हैं। उसी फंड को क्या कहा जाता है? सीड फंड कहा जाता है। भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो 581.213 अरब डॉलर 9 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार 4.344 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 581.213 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पे आता है। और इस सूची की अगर हम लोग बात करें तो चीन पहले स्थान पे आता है और भारत चौथे स्थान पे आता है। इसी तरीके से विकास परक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो वाली वीडियो ख़त्म होती है। और इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा वो सेकेंड पार्ट में जितने भी विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास परक में और भी जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है वो सेकेंड पार्ट में आएगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।